श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हुक्मा राम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। अपना टॉपिक चल रहा था चक्रवात। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया जाता कि चक्रवात के मौसम और वर्षा ये चल रहा था भी। इसमें चक्रवात का आगमन, जैसे ही चक्रवात का आगमन होता है तो आकाश के अंदर सबसे पहले पक्षात मेघ छा जाते हैं और चक्रवात आने से पूर्व वायुदाब तेजी से गिरने लगता है। वायुदाब तेजी से गिरने लगता है, यानी जैसे जैसे चक्रवात नज़दीक आएंगे तो वायुदाब तेजी से गिरने लगता है। और चंद्रमा व सूर्य के चारों ओर, प्रभामंडल स्थापित हो जाता है। प्रभामंडल स्थापित हो जाता है और ऐसा पश्चिमी दिशा में बढ़ते पक्षाप व पक्षाप स्त्री मेघों के कारण होता है। और जैसे जैसे ये निकट आता है बादल काले और घने होने लगते हैं। जैसे जैसे नज़दीक आएगा, नज़दीक आता है तो बादल काले व घने होने लगते हैं और वायु की दिशा पूर्व से बदलकर दक्षिण पूर्व हो जाती है। फिर आता है उष्ण वातागर। फिर इसका 2 नंबर है उष्ण वातागर प्रदेशीय वर्षा। उष्ण वातागर प्रदेशीय वर्षा। उष्ण वातागर के आने पर मुख्यतः वर्षा सारी मेघों के साथ होता है। मेघों के साथ वर्षा होती है और वातागर का ढाल हल्का होने के कारण गर्म हवा धीमी गति से ऊपर उठती है तथा विपरीत क्षेत्र में लंबे समय तक हल्की वर्षा होती है। यानी लंबे समय तक हल्की वर्षा होती है। समस्त आकाश बादलों से घिरा रहता है। समस्त आकाश बादलों से घिरा रहता है। इसके बाद तीसरा आता है उष्ण वर्तांश। उष्ण वर्तांश के आगमन के साथ ही मौसम में अचानक परिवर्तन होता है। यानी इसके आगमन से मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाता है और वायु की दिशा पूर्ण रूप से दक्षिण हो जाती है। वायु की दिशा पूर्ण रूप से दक्षिण हो जाती है। यानी उष्ण जो वर्तांश आता है तो इनकी जो वायु की दिशा है ये पूर्ण रूप से दक्षिण की तरफ हो जाती है और आकाश बादलों रहित साफ हो जाता है। आकाश बादलों रहित साफ हो जाता है। यानी आकाश में बादल नहीं रहते हैं। तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। वायुदाब
कम होने लगता है और वर्षा समाप्त हो जाती है, यद्यपि कभी कभी हल्की फुहार के रूप में होती है और मौसम साफ और सुहाना हो जाता है। फिर चौथा है शीत वातागर प्रदेशीय वर्षा। शीत वातागर प्रदेशीय वर्षा उष्ण वर्तांश के गुजर जाने के बाद शीत वातागर आ जाता है, यानी उष्ण वर्तांश के गुजर जाने के बाद शीत वातागर आता है। जैसे ये उष्ण वातागर है, ये निकल जाने के बाद ये शीत वातागर भी आता है और ठंड बढ़ने लगती है। ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर धकेल देती है। ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर धकेल देती है और वायु की दिशा में पर्याप्त अंतर हो जाता है। आकाश में काले कपासी वर्षा बादल छा जाते हैं, यानी काले कपासी वर्षा बादल आकाश में छा जाते हैं और तीव्र वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तीव्र वर्षा प्रारंभ हो जाती है और वातागर का ढाल तीव्र होने के कारण गर्म व आर्द्र वायु तेजी से ऊपर उठती है। यानी ढाल अधिक होने के कारण जो गर्म और आर्द्र जो वायु है वो तेजी से ऊपर उठती है। अतः वर्षा लघु क्षेत्र में अल्प समय तक होती है, यानी लघु क्षेत्र में अल्प समय तक वर्षा होती है। परंतु मूसलाधार होती है। मूसलाधार वर्षा होती है और यहाँ तड़ित झंझा भी की उत्पत्ति होती है। बिजली की चमक व बादलों की गर्ज के साथ वर्षा होती है। बिजली की चमक तथा बादलों की गरज के साथ वर्षा होती है। यदि ऊपर उठने वाली गर्म वायु तथा अस्थिर हो जाती है तो वर्षा तीव्र हो जाती है। यानी जो गर्म ऊपर उठने वाली जो हवा है अस्थिर होने के कारण जो वर्षा है वो तेज गति से होने लगती है। इसके बाद आता है शीत वर्तांश, यानी शीत वातागर के आगे निकल जाने के बाद शीत वर्तांश आता है और मौसम अचानक परिवर्तन दिखाई पड़ता है और आकाश मेघ रहित व स्वच्छ हो जाता है। इसमें आकाश मेघ रहित व साफ हो जाता है। तापक्रम में तेजी से कमी होती है, वायु दाब बढ़ने लगता है, यानी तापमान में कमी तथा वायु दाब में वृद्धि होने लगती है। प्रति चक्रवातीय दशाएं व्याप्त हो जाती हैं। प्रति चक्रवातीय दशाएं व्याप्त हो जाती हैं और वायु मार्ग 45 डिग्री से 180 डिग्री तक परिवर्तन हो जाता है और इसकी दिशा प्राय पश्चिम हो जाती है। वायु की दिशा पश्चिम हो जाती है। चक्रवात के विलीन हो जाने पर उस स्थान पर चक्रवात आने से पहले दशाएं पुनः स्थापित हो जाती है। यानी चक्रवात के विलीन होने के कारण
चक्रवात से पहले जो स्थिति है वो स्थिति पुनः यहाँ पर स्थापित हो जाती है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो विस्तार है वो व्याप्त होता है। अतः इसका जो भाग जिस प्रदेश में होगा वहाँ वैसी ही मौसमी दशाएं होगी। अब इस चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बाद अब दूसरा आपका टॉपिक है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये कर्क और मकर रेखा, ये जो है कर्क व मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं। कर्क और मकर रेखा उष्ण कटिबंध में आता है, इसलिए यहाँ पर आने वाले जो चक्रवात है उसका नाम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। और ये निम्न अक्षांशीय मौसम में विशेषकर वर्षा पर इन चक्रवातों का पर्याप्त प्रभाव होता है। ये निम्न वायुदाब वाले अभिसरणीय परिसंचरण तंत्र होते हैं, जिनका औसत व्यास 640 किलोमीटर, इनका जो औसत व्यास है 640 किलोमीटर इनका औसत व्यास होता है। और वायु संचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के प्रतिकूल, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के प्रतिकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक प्रचंड चक्रवात में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान यूएसए के द्वारा जापान के नागासाकी नगर पर परमाणु बम गिराए गए, यानी गिराए गए परमाणु बम गिराए गए परमाणु बम के समान परमाणु बम के समान 10,000 परमाणु बमों के बराबर परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा होती है। कहने मतलब यह है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इतने शक्तिशाली होते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में यूएसए के द्वारा जापान के नागासाकी नगर पर परमाणु बम गिराए गए थे, और उनमें से अगर 10,000 परमाणु बम के बराबर इन एक चक्रवात की ऊर्जा होती है। ये ग्रीष्म काल में केवल सागरों के ऊपर इनकी उत्पत्ति होती है। ग्रीष्म काल में केवल सागरों के ऊपर इनकी उत्पत्ति होती है। और इनकी उत्पत्ति अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण सीजन के सारे उस समय होती है जब यह खिसक कर 5 डिग्री से
30 डिग्री अक्षांशों के मध्य या उत्तरी अक्षांश के मध्य चला जाता है। उत्तरी अक्षांशों के या उत्तरी अक्षांश तक चला जाता है, उत्तरी अक्षांशों तक चला जाता है। यानी उष्णकटिबंधीय अभिसरण है, ये 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चला जाता है, तब इनकी उत्पत्ति होती है। और इन प्रदेशों में गर्म और आर्द्र पवनें जब संघनित प्रक्रिया के कारण ऊपर उठती हैं तो मूसलाधार वर्षा होती है। इन चक्रवातों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा है, यानी इसमें ऊर्जा का जो स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। और इनके ऊपर उठने वाली जितनी गर्म और आर्द्र होगी, ऊपर उठने वाली वायु जितनी गर्म और आर्द्र होगी, चक्रवात उतना ही तूफानी होगा। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं। शीतोष्ण चक्रवातों की तरह इन चक्रवातों में समरूपता नहीं होती है, यानी शीतोष्ण चक्रवातों में समरूपता पाई जाती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में समरूपता नहीं पाई जाती। और इन चक्रवातों के कई रूप होते हैं जिनकी गति, यानी कई रूप होते हैं जिनकी गति, इनका आकार तथा मौसम संबंधी तत्वों में पर्याप्त अंतर होता है। निम्न अक्षांशों के मौसम खासकर वर्षा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का पर्याप्त प्रभाव होता है, यानी निम्न अक्षांशों में मौसम पर इनका नियंत्रण होता है, विशेषकर वर्षा पर इनका काफ़ी प्रभाव होता है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के आकार में पर्याप्त अंतर होता है। सामान्यतः इनका व्यास 80 से 300 किलोमीटर, इनका जो व्यास होता है 80 से 300 किलोमीटर तक इनका व्यास होता है। परंतु कभी कभी इतने छोटे होते हैं कि इनका जो व्यास है वो 50 किलोमीटर तक हो जाता है। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति साधारण से लेकर प्रचंड तक होती है, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो गति है वो साधारण से लेकर प्रचंड होती है। क्षीण चक्रवात 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं या भ्रमण करते हैं। हरिकेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी अधिक तेज गति से चलते हैं। और एक सुपर चक्रवात ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक रफ्तार से चलते हैं। तीसरा है इसमें इनकी विशेषता उष्णकटिबंधीय चक्रवात सदैव गतिशील होते हैं। कभी कभी एक स्थान पर
कई दिनों तक वर्षा करते रहते हैं, कई दिनों तक वर्षा करते रहते हैं। इनका भ्रमण पथ भिन्न भिन्न होता है, इनका जो भ्रमण पथ है वो भी भिन्न भिन्न होता है। चौथा, ये चक्रवात सागरों के ऊपर तेज चलते हैं। ये चक्रवात सागरों के ऊपर तेज गति से चलते हैं, परंतु स्थल पर पहुंचते क्षीण हो जाते हैं। स्थल पर पहुंचते ही क्षीण हो जाते हैं। तथा आंतरिक भागों में पहुंचते पहुंचते ये समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि महाद्वीपों के तटीय भागों को प्रभावित करते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये केवल सागरों पर ही तेज गति से चलते हैं और जैसे ये स्थल भाग की तरफ पहुंचते हैं वहाँ पर ये क्षीण हो जाते हैं। और इसका यही एक कारण है कि जब अधिक प्रभावशाली होते हैं या इसके अधिक गतिशील होते हैं तब ये केवल तटीय जो भाग होते हैं उनको ही अधिक प्रभावित करते हैं महाद्वीपों के आंतरिक भागों की तुलना में। फिर पांचवें इसकी विशेषता है, चक्रवात के केंद्र में वायुदाब बहुत कम होता है। चक्रवात के केंद्र में वायुदाब बहुत कम होता है। कभी कभी तो यह 650 मिलीबार से कम, कभी कभी यह 650 मिलीबार से भी कम हो जाता है। और समदाब रेखाएं वर्ताकार होती हैं परंतु इनकी संख्या कम होती हैं। वर्ताकार होती हैं लेकिन समदाब रेखाएं वर्ताकार परंतु संख्या में कम होती है। हरिकेन के केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब तीव्रता से बढ़ता है। हरिकेन में केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब तीव्र गति से बढ़ता है, जिस कारण से हवाएं तेजी से केंद्र की ओर झपटती हैं और तूफानी गति उत्पन्न होती है। क्योंकि अधिक तेज गति से चलने के कारण इनकी जो हवा है उसमें गति काफ़ी अधिक हो जाती है वायुदाब के अंतर के कारण। फिर छठा है, इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रत्येक भाग में वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के प्रत्येक भाग में वर्षा होती है। यानी ये जितने क्षेत्र में फैले होते हैं तो उस पूरे क्षेत्र में वर्षा होती है और विभिन्न कोशिकाएं इसमें नहीं होती है। 7 नंबर, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भ्रमण पथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उष्ण कटिबंध चक्रवात का भ्रमण पथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होता है। साधारण तौर पर ये व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। यानी ये साधारण रूप से व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। भूमध्य रेखा से 15 डिग्री अक्षांशों तक भ्रमण दिशा पश्चिम और भूमध्य रेखा से 15 डिग्री अक्षांश तक भ्रमण पथ पश्चिम दिशा की ओर
अग्रसर होते हैं। 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य इनकी दिशा ध्रुवों की ओर हो जाती है, पुनः आगे पश्चिम हो जाती है, परंतु ये चक्रवात उपोष्ण कटिबंध में प्रवेश होते ही समाप्त हो जाते हैं। यानी ये चक्रवात उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में प्रविष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद इनकी आगे वाली विशेषता है उष्ण कटिबंध चक्रवात। उष्ण कटिबंध चक्रवात वर्ष के निश्चित समय में ही आते हैं। वर्ष के निश्चित समय में ही आते हैं। यानी एक वर्ष का निश्चित समय होता है और उस समय में ही चक्रवात आते हैं, और इनका मुख्य समय है वो ग्रीष्म काल होता है, और शीतकाल में ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, और शीतोष्ण चक्रवात की तुलना में इनकी संख्या तथा प्रभाविता क्षेत्र कम होता है। यानी शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात से इनकी संख्या भी कम होता है और प्रभावी जो क्षेत्र है वो भी कम होते हैं। इसके बाद 9 नंबर है अपनी प्रचंड गति वह तूफानी स्वभाव के कारण अत्यंत विनाशकारी होते हैं। एक स्थान पर कई दिन तक स्थायी होकर इतनी भीषण वर्षा करते हैं कि भयंकर बाढ़ आ जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। अब आते हैं उष्ण कटिबंध चक्रवातों के प्रकार। उष्ण कटिबंध चक्रवातों के प्रकार। उष्ण कटिबंध चक्रवातों में मौसम, उनके आकार और सामान्य स्वभाव में इतना अधिक होता है कि इनके कुछ निर्दिष्ट प्रकारों में विभाजित करना दुष्कर हो जाता है, और तीव्रता के आधार पर यूएसए में इन्हें 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ। इन चक्रवातों का 1 या 2 समदाब रेखाएं रहती हैं। ये हवाएं क्षीण गति से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। यह चक्रवात मंद गति से आगे बढ़ते हैं, परंतु उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में सर्वाधिक विस्तृत और व्यापक होता है। उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंधों को प्रभावित करता है, और इनकी गति इतनी मंद होती है कि एक स्थान पर कई दिनों तक ये टिके रहते हैं, और ये तरंगें पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय अवदाब। 1 से अधिक समदाब रेखाओं से छोटे आकार के उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को अवदाब कहते हैं। इनके अंदर हवाएं 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये हवाएं चलती हैं, और कभी कभी एक स्थान पर ये कई दिनों तक स्थिर रहते हैं, और इनका आविर्भाव अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण के साथ होता है, न कि व्यापारिक पवनों के साथ। चक्रवात मुख्य रूप से भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को गर्मियों में प्रभावित करते हैं। यानी भारत